हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन। लास्ट क्लास में हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, राइट। वी वर एक्सप्लोरिंग मैटर अराउंड अस। मैंने आपको तभी बताया था कि मैटर जो है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है और यहाँ तक कि हम भी मैटर से बने हैं। तो मैटर को एक्सप्लोर करना, उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। मैटर जो है इसको हम क्लासीफाई करते हैं जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस में। क्लियर। BEC यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा, दीज टू स्टेट्स ऑल्सो एग्जिस्ट, लेकिन इनके बारे में हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे। क्लियर। सबसे पहले जो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस देखा हुआ है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। क्लियर। सॉलिड्स कैसे होते हैं, लिक्विड्स कैसे होते हैं और गैसेस कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनका बिहेवियर कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, solids have fixed shape and definite volume, right? fixed shape का मतलब होता है कि solids अपना शेप चेंज नहीं करते। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है आपको जो बुक्स में दिया हुआ है NCERT में कि why the shape of a wooden table does not change, और what do you know, what characteristic do you know from this, आपको इससे क्या बात पता चलती है। तो देखिए, क्योंकि आप ऐसा लिखोगे कि जो आपका वुडन टेबल है वो एक सॉलिड है और सॉलिड्स की क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, बिहेवियर होता है कि दे हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब होता है उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। क्लियर। फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम आप देख सकते हैं बेटा, बहुत आसान है। सॉलिड्स देखिए, जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स पार्टिकल से मिलके बनते हैं, है ना। हर एक चीज, हर एक मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बनता है। पार्टिकल्स यानी कि टाइनीएस्ट सब्सटेंस जिनसे कोई चीज मिलके बनती है। क्लियर। दे आर कॉल्ड पार्टिकल्स। सॉलिड्स जो हैं वो यहां पर देखिए पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं और देखिए कितना टाइटली पैक है, कितना पास पास उनके बीच में, एक दो उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, दो पार्टिकल्स के बीच में, राइट। तो पार्टिकल्स जो है सॉलिड के, दे आर फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स देखिए कैसे होते हैं। लिक्विड्स के बीच में देखिए डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस है दिस इज द डिस्टेंस। क्लियर। तो लिक्विड्स के बीच के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू सॉलिड्स। और गैसेज में देखिए डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। क्लियर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये पार्टिकल्स जो हैं ये इस तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। सबसे पहली बात, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। कंपैरिजन हम देख रहे हैं, ये कंपैरेटिव टेबल है, डिफरेंशिएशन है। लिक्विड्स में नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। लिक्विड्स जो है आपको खुद पता है, जिस कंटेनर में आप उसको रखते हैं उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है लिक्विड, राइट। आपने अगर उसको कप में पुट किया तो कप का शेप ले लेगा, आपने सॉसर में पुट किया है प्लेट तो सॉसर का शेप ले लेगा, राइट। तो लिक्विड जिस कंटेनर में आप रखते हैं उसका वो शेप ले लेता है। बट फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है उसका। आपने जितना लिक्विड लिया, सपोज आपने लिक्विड लिया 1 लीटर, तो लिक्विड आप किसी में भी ट्रांसफर करो, किसी भी कंटेनर में ट्रांसफर करो, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा 1 लीटर ही होगा। सपोज ऐसा इमेजिन करिए, आप एक ऑयल का पैकेट लेके आए, सोयाबीन ऑयल का, है ना, कुकिंग ऑयल का पैकेट लेके आए, उसमें 1 लीटर लिखा रहता है। तो जब वो पैकेट में था तब भी 1 लीटर था, लेकिन जब आपने उसको कैनिस्टर में पोर डाउन कर दिया तब भी वो 1 लीटर ही है। तो दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, लेकिन शेप चेंज हो गया। दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस, गैसेस नीदर का मतलब होता है ना ही, नीदर हैव फिक्स्ड शेप, गैसेस का ना ही कोई फिक्स शेप है, नॉर और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। गैसेस का ना ही कोई फिक्स शेप है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। प्लीज बच्चों सब ध्यान से सुनिए, ये जो चैप्टर है, ये जो आपको मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको इस चैप्टर की सारी समरी बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट को अगर आप डिटेल में देख लेंगे तो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी लिखते जाएंगे जो इससे रिलेटेड हैं। तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल डेप्थ में बेसिक्स के थ्रू इसको समझ रहे हैं।
प्लीज मेरी बातें ध्यान से सुनिए और स्किप कुछ भी मत करिए। क्लियर? गैसेस नीदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना ही इनका कोई फिक्स शेप है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम है। क्लियर? जिस कंटेनर में आप उसको पुट करते हो वो उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है? सपोज मेरे पास जैसे कि आप देखिएगा, बात समझिएगा, एक ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं जो ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं। एक ट्रिक क्वेश्चन जैसे ये पूछा कि एक गैस थी जो कि 1 लीटर कंटेनर में पहले रखी थी मैंने। 1 लीटर कंटेनर में मैंने एक गैस ली। क्लियर? अब मैंने इस गैस को ट्रांसफर कर दिया, मैंने इस गैस को ट्रांसफर कर दिया इन अ 2 लीटर कंटेनर। बात ध्यान से सुनिए, जो गैस मेरे पास थी 1 लीटर कंटेनर में, 1 लीटर कंटेनर में टाइटली पैक थी, वो उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखी थी। अब मैंने उसी गैस को 2 लीटर कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया एक पाइप के थ्रू। कोई लीकेज का चांस नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा गैस एंटर होने का चांस नहीं है। तो अब क्या होगा, ये जो 1 लीटर गैस थी, अब ये 2 लीटर गैस, 2 लीटर का जो कंटेनर है उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी। यही तो बात है गैसेस की, कि आप जो भी आप गैस को लो, जितना भी आपने वॉल्यूम लिया है, लेकिन आपने जिस कंटेनर में उसको ट्रांसफर करोगे वो उस कंटेनर की पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। क्लियर? तो अब ये 1 लीटर गैस जो है, अब वो उसका वॉल्यूम कितना हो गया। क्वेश्चन ये आता है कि जब 1 लीटर गैस था इनिशियली, अब मैंने इसको जब 2 लीटर कंटेनर में ट्रांसफर किया तो गैस का वॉल्यूम कितना हो गया। तो आपका आंसर होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस नाउ। तो आप बोलोगे जिस कंटेनर में, इन विच एवर कंटेनर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस। जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर? अगर इसी को मैं 1/2 लीटर के कंटेनर में ट्रांसफर करता तो वॉल्यूम कितना हो जाता गैस का, 1/2 लीटर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इंटर पार्टिकल्स। इंटर पार्टिकल्स नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट सबका देख लिया, राइट? फर्स्ट पॉइंट इसका देख लिया, फर्स्ट पॉइंट इसका देख लिया एंड फर्स्ट पॉइंट इसका देख लिया, कंपैरिजन हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलर। सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल, जैसे कि आपके स्कूल में, बात सारी बच्चे ध्यान से बात सुनिए, हर एक इंपॉर्टेंट बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी, हर एक वर्ड को समझना जरूरी है। अगर हम वर्ड का मीनिंग समझ पाते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख पाते हैं, हमको रटने की या मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलर, इसका अर्थ समझिए, जैसे आपके स्कूल में फंक्शंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है, एक स्कूल और दूसरे स्कूल के बीच में जो कॉम्पिटिशन है दैट इज कॉल्ड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर वर्ड का मतलब समझे, वैसे ही इंटर पार्टिकल का मतलब है एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में जो एक कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? जैसे वहां पर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, यहां पर इंटर पार्टिकल, हम किसकी बात कर रहे हैं, और डिस्टेंसेस की। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है इन सॉलिड्स आर स्मॉलर। क्लियर? सॉलिड्स जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनता है उनके बीच में, उन दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, स्मॉलर। क्लियर? नेक्स्ट, तो हमने इस पॉइंट को देख लिया। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर। लार्जर मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, आप इंग्लिश में जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री है। लार्जर मतलब इसके कंपैरिजन में डिस्टेंस ज्यादा है, लार्जर है। लार्जर किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में। तो यहां पर इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस जो है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो लार्जर है, ज्यादा है। किससे? सॉलिड से। हां, दिख रहा है भाई, राइट? नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंसेस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री था, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट,
स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो ये था कंपैरेटिव डिग्री जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे ज्यादा। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट। गैसेस जिन पार्टिकल से मिलकर बनती है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, राइट? समझा? बट जो भी आपको बात नहीं समझती आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। इतना क्लियर हुआ, राइट? नाउ थर्ड पॉइंट, इन सॉलिड्स, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल वर्ड जो है दैट इज एन अपोजिट ऑफ कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल वर्ड का अपोजिट, एंटोनिम है इनकम्प्रेसिबल, विलोम शब्द। कंप्रेसिबल का मतलब होता है उसको बहुत आप कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन सॉलिड्स कैसे हैं? इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स आप इमेजिन करिए, हर एक चीज को इमेजिनेशन में आप अगर आप क्लियर करोगे तो आपको आसानी होगा समझना। पार्टिकल्स इतने पास पास हैं कि आप उनको और कंप्रेस नहीं कर सकते, आप उनको और प्रेस नहीं कर सकते। क्यों? कंप्रेस तब होने के चांसेस होते जब वो एडजस्ट कर पाते अपने आप को। सपोज एक रूम है, वहां पर 10 लोगों की कैपेसिटी है, आपने 10 लोग एंटर करवा दिए। अब आप 11th पर्सन को क्या एंटर करवा पाओगे? 11वें पर्सन को क्या वहां पर एडजस्ट कर पाओगे? नहीं। क्यों? 10 लोगों की कैपेसिटी है और 10 लोग वहां पर आ चुके हैं। अब आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। वैसे ही इनकम्प्रेसिबल का मतलब है दैट इज एन अपोजिट ऑफ कंप्रेसिबल। सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने पास पास हैं, इतने नजदीक हैं, इतने क्लोजर हैं कि आप उसको फर्दर फिर से कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, तो हमने इस पॉइंट को समझ लिया। लिक्विड्स पे आते हैं, है ना? हम एक ही बिहेवियर को तीनों में कंपेयर कर रहे हैं। लिक्विड्स में ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, ऑलमोस्ट का मतलब होता है कि भाई ना के बराबर, आप ऐसा समझिए, ना के बराबर। अगर आप लिक्विड्स को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो इट विल कंप्रेस, लेकिन इतना कम कि दैट विल बी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। मैंने ऐसा नहीं कहा कि इनकंप्रेसिबल, जैसे सॉलिड्स के केस में मैंने साफ कह दिया इनकंप्रेसिबल, जरा भी कंप्रेस नहीं होगा। लेकिन लिक्विड्स के केस में मैंने ऐसा नहीं कहा कि जरा भी कंप्रेस नहीं होगा, मैंने कहा ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, मतलब नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, ना के बराबर। इतना कम कंप्रेस होगा कि आप नेकेड आई से, या आपको ऑब्जर्व भी नहीं होगा। नेकेड आई मतलब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करो, सीधा उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर? तो इट इज ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, मतलब कंप्रेस होगा लेकिन इतना कम कि आप नेकेड आई से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, राइट? इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, ना के बराबर कंप्रेस होगा, नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। ओके, नाउ इसी बिहेवियर को हम गैसेस में देखते हैं। हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, आप गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इट इज हाईली कंप्रेसिबल। क्लियर? ये सारी बातें आपको ऑब्वियसली समझ में आ रही होंगी कि ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया भी है। गैसेस जो होती हैं, एक छोटे से कंटेनर में सपोज 1 लीटर वॉल्यूम था, उसमें गैस फिल्ड थी, लेकिन मैं उसमें 1 लीटर की जगह 5 लीटर 10 लीटर गैसेस भी फिल कर सकता हूँ। उसी कंटेनर में मैं 10 लीटर, जैसे ये कंटेनर था, ये गैस थी यहाँ पर 1 लीटर थी इनिशियली, अब मैं इसमें इसी में अगर मैं गैस फिल करूँ, मैं इसी कंटेनर में गैस फिल कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैं इस कंटेनर में 10 लीटर तक गैस फिल कर सकता हूं या उससे ज्यादा भी गैस फिल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि गैसेस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, दो पार्टिकल्स में दूरी इतनी ज्यादा होती है कि आप एडजस्ट उनको करवा सकते हो। एडजस्ट करवा करवा के आप बहुत सारी पॉपुलेशन को, बहुत सारे पार्टिकल्स को उतने छोटे से वॉल्यूम में एडजस्ट करा सकते हो। क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो पार्टिकल्स के बीच में दूरी कैसी थी? बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच में दूरी बहुत ज्यादा थी, तो आपने क्या किया? उनको बोला एडजस्ट, आपने फोर्स दे दे के प्रेस कर करके उनको क्या किया? एडजस्ट करवाया।
उसी रूम में आपने एडजस्ट करवाया और बहुत सारे पार्टिकल्स को आपने उस रूम में, छोटे से रूम में एडजस्ट करवा दिया। क्लियर? तो क्लियर हुआ कि हाईली कंप्रेसिबल, आप कंप्रेस कर सकते हो। 1 लीटर के कंटेनर में आप 10 लीटर से ज्यादा भी गैस फिल कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन अ कंटेनर ऑफ 1 लीटर वी कैन फिल gases up to 20 liter. What is the property shown here, exhibited or shown by gases here? Question फिर से सुनिए. In a 1 liter container, you can fill 10 liter of gases or more. What is the property of gases exhibited here? 1 लीटर के कंटेनर में आपने 10 लीटर गैस फिल कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टीज गैस के द्वारा यहां पर आपको दिखाई जा रही है, दर्शाई जा रही है, शो की जा रही है? तो आप आंसर क्या दोगे? हाईली कंप्रेसिबल। आप लिखोगे गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज एग्जिबिटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट और शोन बाय दिस एक्सपेरिमेंट। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग बैक अगेन टू सॉलिड्स। हाई डेंसिटी, फोर्थ पॉइंट इज हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। इसको हम समझते हैं। सॉलिड्स के बीच में डेंसिटी क्या होती है? सबसे पहले हम डेंसिटी टर्म्स को लिखते हैं। अब हमारा इस पार्ट को यूज करने का आ गया टाइम कि भाई हम डेफिनेशंस लिखते हैं अभी, जो डेफिनेशंस हमारे लिए यहां पर हमको पढ़ाई जा रही हैं। सबसे पहली बात है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? डेंसिटी का मतलब है, डेंसिटी जो है वो एक कंपैरेटिव क्वांटिटी है, आप कंपैरिजन करते हो। क्लियर? जैसे कि देखिएगा, सपोज 2 कंटेनर्स हैं, दोनों का वॉल्यूम फिक्स है, 1 लीटर 1 लीटर। ध्यान से सुनिएगा, 2 कंटेनर्स हैं और दोनों का वॉल्यूम क्या है? फिक्स है ना? 1 लीटर के कंटेनर्स हैं। यहां पर मैंने क्या किया, 10 पार्टिकल्स को उस कंटेनर में छोड़ दिया। मैंने इस कंटेनर में 10 पार्टिकल्स को छोड़ दिया। अभी इस कंटेनर में कितने पार्टिकल्स हैं? 10 पार्टिकल्स। इस कंटेनर में 20 पार्टिकल्स हैं। क्लियर? 10 पार्टिकल्स इन सेम 1 लीटर, 20 पार्टिकल्स इन सेम 1 लीटर। तो जो डेंसिटी है दैट इज एन कंपैरेटिव क्वांटिटी। आप कंपेयर करते हो, आप कंपेयर करने के लिए एक चीज को फिक्स करते हो। अगर मैं कंपेयर करूं 2 लोगों में, तो सपोज मुझे एक कोई क्वांटिटी फिक्स रखनी पड़ेगी कि भाई ये चीज तो दोनों में सेम है, फिर उसके बाद उनने क्या किया उस चीज का। वैसे ही यहां पर मैंने क्या, कंटेनर को फिक्स रखा 1 लीटर 1 लीटर, लेकिन मैंने क्या चेंज किया? पार्टिकल्स का नंबर चेंज किया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज किया। ठीक है? तो देखिए, आप खुद समझिए, इतने कम कंटेनर में यहां पर 10 पार्टिकल्स हैं और यहां पर 20 पार्टिकल्स हैं, ज्यादा लोग हैं, तो विच विल बी मोर डेंस। डेंस का मतलब होता है क्राउडेड, जहां पर पब्लिक ज्यादा है, जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्राउडेड। तो कहां पर भीड़ ज्यादा है, कहां पर डेंसिटी ज्यादा है? क्लियर? सपोज ये होता A, दिस विल बी B, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? अगर हम डेंसिटी को कंपेयर करें तो B की डेंसिटी ज्यादा होगी A से। क्लियर? डेंसिटी का मतलब और आप कैसे समझ सकते हैं? क्राउड, क्राउड, भीड़ भाड़। क्लियर? भीड़ भाड़ कहां पर ज्यादा है? जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ओके? तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया तो जहां पर लोग ज्यादा थे वहां पर डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट बात ओलंपियाड्स में हमेशा पूछी जाती है, मेरी बात ध्यान से समझिए। हमने डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया? पहले हमने एक क्वांटिटी को फिक्स किया। किसको फिक्स किया? वॉल्यूम को। तो डेंसिटी की एक और डेफिनेशन बनती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in a fixed volume. Amount of substance in a fixed volume. डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम।
राइट? क्लियर हुआ? तो डेंसिटी आपको समझ में आ गया कि डेंसिटी क्या है। अब हम समझते हैं इस पॉइंट को। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कि इतने एक लिमिटेड वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम में, अगर हम तीनों का वॉल्यूम फिक्स करते हैं, आप देखिए आपको फिगर भी दिख रहा है, एक फिक्स वॉल्यूम हम फिक्स करते हैं नियरली, लगभग, तो आप खुद देखिए यहां पर पार्टिकल्स कितने ज्यादा हैं। यहां पर नियरली कितने पार्टिकल्स हैं? 22 समथिंग पार्टिकल्स हैं, 21-22 पार्टिकल्स हैं इतनी ही जगह पर, उसमें भी इतनी ही स्पेस है, वॉल्यूम सेम है लगभग, पार्टिकल्स लगभग हैं 15 समथिंग पार्टिकल्स हैं। क्लियर? और इसी वॉल्यूम में देखिए सिर्फ 5 पार्टिकल्स हैं। तो डेंसिटी, सबसे डेंसिटी का मतलब क्राउड, पब्लिक कहां ज्यादा है? यहां पर। तो डेंसिटी कितनी कैसी है? हाई। डेंसिटी कैसी है? हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। पहले हम एक काम करते हैं, हम डेंसिटी को कंपेयर कर लेते हैं, फिर डिफ्यूजन में आपको फिर से समझाऊंगा डिफ्यूजन क्या होता है। पहले हम तीनों में डेंसिटी कंपेयर करते हैं। हाई डेंसिटी, ओके। नेक्स्ट यहां पर कंपेयर किया, डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स। यहां कितने लोग हैं? 20, यहां 15, तो डेंसिटी कम हो गई, क्राउड कम हो गई, तो डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स। डेंसिटी सॉलिड से कम है। गैसेस पे आते हैं, डेंसिटी इज लीस्ट। अगेन वही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री वाली बात। डेंसिटी इज लीस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, सबसे कम। डेंसिटी इज लीस्ट, इन तीनों के कंपैरिजन में डेंसिटी सबसे कम है। किसकी? गैसेस की। डेंसिटी इज लीस्ट। ओके, नाउ आप नोट भी करते जाइए बच्चों, और जो अच्छे बच्चे हैं मेरी बातों को, मैं देखिए सारी बातें तो हम नहीं लिख रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात होगी अगर आप नोट्स, जो भी भाषा आपको आती है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो, उसमें हर एक बात को एक्सप्लेन करते जाइए, लिखते जाइए। आपके जो नोट्स हैं वही आपको हर एग्जाम में क्वालिफाई करवाएंगे, अच्छे नंबरों से आप टॉप करेंगे। क्लियरिटी रखिए। क्लियर? ओके, डेंसिटी क्लियर हुआ। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम, 10, 20, है ना? डायग्रामेटिक वे में सारी चीजें लिखते जाइए। नेक्स्ट, यहां पर ही हमने एक पॉइंट देखा है, डिफ्यूजन। हमने इसी में पॉइंट देखा है डिफ्यूज। अभी हम डिफ्यूजन समझते क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? The property by which substance or particles gets evenly spread throughout the environment available। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं एक एक वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन का मतलब है द प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स गेट्स इवनली मतलब एक सा, इवनली स्प्रेड। मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, पहले सुनते जाइए। द प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस पार्टिकल्स गेट्स इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द एनवायरमेंट अवेलेबल। सपोज मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें मैंने क्या किया, पहले पानी लिया और उसमें मैंने शुगर ऐड किया। इसमें वाटर था और मैंने उसमें क्या किया, शुगर ऐड किया। क्लियर? तो आप क्या देखोगे, आफ्टर सम टाइम शुगर जो है वो इवनली एक जैसी पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगी। अब फिर आप वाटर के किसी भी पार्ट को चम्मच से लो, स्पून से, यूजिंग अ स्पून, और आप उसको टेस्ट करो तो आपको इवन टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि यहां पर ज्यादा मीठा है, यहां पर ज्यादा मीठा टेस्ट आ रहा है और यहां पर कम मीठा टेस्ट आ रहा है, ऐसा होगा नहीं। इसी वर्ड को बोलते हैं इवनली स्प्रेड। तो आप देखोगे द प्रॉपर्टी बाय सब्सटेंस पार्टिकल्स गेट्स इवनली स्प्रेड
थ्रू आउट द एनवायरमेंट अवेलेबल। तो जितना भी स्पेस आपने उसको प्रोवाइड किया, शुगर को आपने ये कंटेनर प्रोवाइड किया, तो जितना स्पेस एनवायरमेंट अवेलेबल उसके लिए अवेलेबल था, जितना उसके लिए जहां जहां तक वो जा सकता था उसके लिए अवेलेबल था, वो वहां वहां तक गया। शुगर को वाटर में जाने के बाद शुगर वहां वहां पर गई, इवनली, एक जैसी, जहां जहां वो जा सकती थी। ऐसा इमेजिन करिए, सपोज एक वाटर है, पहले मैंने उसमें 1 चम्मच शक्कर डाली, मिक्स किया, अभी हल्का मीठा हर जगह पूरे पानी में टेस्ट आ रहा है। 2 चम्मच मिक्स किया शुगर, तो अभी टेस्ट, मीठापन, थोड़े स्वीटनेस पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई, लेकिन हमें हर जगह एक सा टेस्ट आएगा। 3 चम्मच डालने पे फिर मीठापन पूरे सॉल्यूशन का एक साथ इंक्रीज हुआ। अब आपको हर पूरे सॉल्यूशन से हर जगह एक सा मीठापन का टेस्ट आएगा, राइट? तो जैसे जैसे आप शुगर को बढ़ा रहे हो, वो उतने एनवायरमेंट में इक्वली, इवनली स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। क्लियर? दिस प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। बहुत प्यार से बात सुनिए। तो डिफ्यूजन आपको मतलब समझ गया? ओके। तो सॉलिड्स, अभी हम सिर्फ सॉलिड की अगर बात करें, जैसे कि एक टेबल है, उस पर एक डस्टर रखा हुआ था, एक टेबल है जिस पर डस्टर रखा हुआ था। क्लियर? दोनों ही सॉलिड्स हैं। कभी ऐसा होगा कि आप 10-20 साल बाद आए, 50 ईयर्स बाद आए, 100 साल बाद आए उस जगह पर वापस, तो कभी ऐसा होगा क्या ये जो टेबल है और जो डस्टर है ये मर्ज होकर मिल गए, स्प्रेड हो गए, इवनली स्प्रेड हो गए, जैसे कि इस केस में हो रहा था? नहीं। तो सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज, इसका मतलब है दो सॉलिड्स को अगर आप कांटेक्ट में रखते हो तो दे विल नेवर डिफ्यूज। डिफ्यूज होने का मतलब है जो टेबल और डस्टर के जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, वैसा नहीं होगा। क्लियर? तो डिफ्यूजन की एक और डेफिनेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। ये डेफिनेशन नोट की, एग्जाम्पल समझा, नोट किया? अब आप ध्यान दीजिए, एक और डेफिनेशन क्या है इसकी? इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। ये भी एक डेफिनेशन है डिफ्यूजन की, हर एक बात ध्यान से सुनिए। इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है दो पार्टिकल्स आपस में घुल मिल गए। क्लियर? जैसे कि अभी जो आपका शुगर और वाटर था, तो अगर शुगर को मैं ए नाम देता हूं और वाटर को बी नाम देता हूं, ठीक है, तो अभी आपको ऐसा थोड़ी कि यहां पर सिर्फ ए है और यहां पर बी बी है, कहीं पर इस तरीके की मिक्सिंग होगी क्या? नहीं। कैसी होगी? ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब ए और बी आपस में इतना घुल मिल गए कि वो मिक्स्ड हैं, राइट? ए एक है ना, क्लियर हो रही बात है आपको कि एक कॉर्नर पर ए, सिर्फ ए पार्टिकल्स हैं और दूसरे कॉर्नर पर सिर्फ बी पार्टिकल्स हैं, मतलब एक कॉर्नर पर सिर्फ शुगर है और एक कॉर्नर पर सिर्फ वाटर है, ऐसा होगा? नहीं। कैसा होगा कि ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ऐसा, मतलब ए और बी इतने अच्छे से घुल मिल गए कि आप उनको अब अलग नहीं कर सकते कि भाई ए अलग थे तो आपने इधर से अलग कर दिया, बी भी अलग थे तो नहीं, क्योंकि ए और बी इतना अच्छे से घुल मिल गए, इतना अच्छे से इंटरमिक्स हो गए। नाउ आप फिजिकल प्रोसेसेस करके आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? समझ गए? दिस इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग, घुल मिल जाना ऑफ पार्टिकल्स। किसकी? पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन का मतलब है अपने आप। आपने जब कंटेनर में शुगर मिक्स किया, इन वाटर था कंटेनर में, और आपने शुगर जब मिक्स किया तो आपने, ठीक है, आप स्टर करोगे तो भी मिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको अनडिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब किए बिना कॉर्नर पे रख दो तो भी वो अपने आप मिक्स हो जाएगा, राइट? तो डिफ्यूजन जो है वो इंटरमिक्स में पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। बात क्लियर हुई? तो बच्चे एक सवाल यहां पर एक पूछते हैं जनरल ऐसी कि अगर हमने स्टर क्यों किया? फिर स्टर करने से हमने डिफ्यूजन की प्रोसेस को फास्ट कर दिया बस। जब हमने उस कंटेनर में जिसमें वाटर था और हमने शुगर ऐड किया और हमने स्टर किया
तो हमने स्टर करके क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की जो प्रोसेस थी, इंटरमिक्सिंग की जो प्रोसेस थी, उसको फास्ट कर दिया। अगर आप स्टर नहीं भी करते तो भी वो डिफ्यूज होता, बस टाइम लेता। क्लियर? तो स्टर करने से हमने क्या किया, डिफ्यूजन की प्रोसेस को, इंटरमिक्सिंग की प्रोसेस को फास्ट कर दिया। क्लियर? ओके, तो ये बातें क्लियर हुई आपको? तो दिस इज डिफ्यूजन। क्लियर हुआ है? अभी हम हाई डेंसिटी वाला पार्ट देख चुके, अभी हम डिफ्यूजन पार्ट देख रहे हैं। सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज, साफ शब्दों में डू नॉट डिफ्यूज। दो सॉलिड्स हैं, आपने उनको कांटेक्ट में रख दिया, लाइक टेबल, उसके ऊपर डस्टर रख दिया, तो आप 50 साल 100 साल बाद भी वापस आओगे तो आपको वो दोनों मर्ज होते हुए, मिक्स होते हुए नहीं दिखेंगे, आप डस्टर को इजीली उठा लोगे। क्लियर? क्योंकि वो लोग डिफ्यूज नहीं हुए, वो इंटरमिक्स नहीं हुए। ओके, नाउ लिक्विड्स में, लिक्विड्स डिफ्यूज होते हैं, राइट? यस। अगर आप ऐसा देखिए, एक अगेन ये सॉलिड्स का एग्जांपल था, आपने समझ लिया। अभी हम लिक्विड्स का यहां पर लिखते हैं। बेटा डेफिनेशन सारे नोट करते जाइए, सारी बातें। ओके, अभी देखिए, बोलता है कि लिक्विड्स जो है वो डिफ्यूज होते हैं। कैसे हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखिएगा। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप हर एक चीज को डायग्रामेटिक समझाते जाओ। ये आपके लिए भी अच्छा है, और आप अगर किसी दोस्त को ये टॉपिक समझाओगे तो उसके लिए भी अच्छा है ना। हमेशा डायग्राम्स का यूज करके समझाओ। अब यहां पर एक कंटेनर था जहां पर मैंने क्या लिया, वाटर लिया। वाटर मैंने इंक ऐड की, इंक ड्रॉप ऐड की। वाटर था, वाटर मैंने इंक ड्रॉप ऐड की। आप देखोगे आफ्टर सम टाइम, इफ यू लीव दिस, है ना, अनडिस्टर्ब, अगर आप इसको अनडिस्टर्ब पुट करते हो और आफ्टर सम टाइम्स आप देखोगे ये जो ब्लू, कोई भी इंक है, सपोज मैंने ब्लू ली, ब्लू इंक जो है वो कंटेनर में इवनली एक जैसी स्प्रेड हो जाएगी, राइट? तो लिक्विड्स जो है, ये लिक्विड है, इंक भी एक लिक्विड है, इंक ड्रॉप जो है लिक्विड है, राइट? और वाटर भी एक लिक्विड है। तो आपने जब दोनों लिक्विड्स को कांटेक्ट में लेके आए तो वो कैसे हो गए, इंटरमिक्स हो गए। वो सॉलिड्स के केस में नहीं था। तो लिक्विड्स डिफ्यूज, लिक्विड डिफ्यूज होते हैं, साफ शब्दों में। डेंसिटीज, ओके, गैसेस में आते हैं। गैसेस डिफ्यूज, सिंपल सी बात है। इसका हम एग्जांपल कैसे दे सकते हैं गैसेस के लिए? सपोज आपने एक इंसेंस स्टिक ली, इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती ली, और आपने उसको लाइट किया, तो अब ये क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, यहां से ना धुआं निकल रहा है। क्लियर? आप देखोगे अगर आप एक कॉर्नर पे उस इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को पुट कर देते हो, विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में वो जो उसकी स्मेल है वो आप तक पहुंच जाती है। कैसे? गैसेस डिफ्यूज, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन कैसे आएगा कि द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक रीचेज यू विद इन सेकेंड्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस एग्जिबिटेड हेयर और शोन बाय गैसेस हेयर? गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टी आपको यहां पर पता चलती है? तो आप बोलोगे गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट, दिस इज द प्रॉपर्टी शोन बाय गैसेस हेयर। क्लियर? अगरबत्ती को मैंने यहां पर जलाया और यहां पर भी गैसेस है, जहां पर भी सराउंडिंग है हर जगह गैसेस है। उस अगरबत्ती ने उस कॉर्नर पर रखी जो इंसेंस स्टिक है, वो उससे जो वेपर्स निकल रहे हैं वो भी गैसेस हैं। वो गैस और जो आपके सराउंडिंग में गैस प्रेजेंट है, वो दोनों इंटरमिक्स हुए और आप तक वो उसकी स्मेल पहुंच गई। क्लियर? तो गैसेस डिफ्यूज। क्लियर? तो हमने इस पॉइंट को भी देख लिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखिएगा, क्लियर हुआ बच्चों? हमने डेंसिटी की बात पहले ही कर ली थी, अभी हमने डिफ्यूजन की बात भी कर ली। क्लियर? ओके। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अगेन कौन सी डिग्री है ये? सुपरलेटिव डिग्री। वेरी गुड।
इंटर पार्टिकल्स का मतलब है दो पार्टिकल के बीच में। अब इस बार क्या है बीच में? पहले तो डिस्टेंस था, अब क्या है? अब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है सॉलिड्स में, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट है। कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट। इसका हमको कैसे पता चलेगा? हाउ कैन बी प्रूव दिस? देखिए क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू प्रूव कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में पार्टिकल्स जो होते हैं, इंटर पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे पार्टिकल से मिलकर बनता है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिएगा, एक जो सॉलिड होता है उसको ब्रेक करना आसान होता है क्या? आप उसको तोड़ सकते हो क्या इजीली? नहीं। क्यों? बहुत आसान सी कहानी है। सॉलिड्स किससे मिलके बने हैं? पार्टिकल से, राइट? और वो एक पार्टिकल अगर दूसरे पार्टिकल को इजीली छोड़ दे तो हम बोलेंगे कि वो इजीली ब्रेक हो गया, क्योंकि दो पार्टिकल जब अलग हो गए तो वो कैसा हो गया? ब्रेक हो गया। लेकिन इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दो पार्टिकल्स के बीच में, हर दो पार्टिकल्स के बीच में, वो कैसा है? सबसे ज्यादा, स्ट्रॉन्गेस्ट। इसीलिए सॉलिड्स को आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। बात समझ में आई? सॉलिड्स आर, interparticle force of attraction are strongest in the solids. Clear? Then interparticle forces of attraction are weaker than solids. weaker कौन सा डिग्री हुआ? comparative डिग्री। आप कंपैरिजन कर रहे हो। weaker compared to whom? solids. solids के कंपैरिजन में interparticle forces of attraction जो है that is weaker, interparticle force of attraction are weaker than solids, right? Easy? interparticle forces of attraction are weakest. weakest कौन सा डिग्री है? superlative. weak, weaker, weakest. weakest का मतलब सबसे कम। interparticle forces of attraction जो है are weakest. interparticle force of attraction जो है वो सबसे कम है। compared to whom? किसके कंपैरिजन में सबसे कम है? सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो पार्टिकल्स देखिए इतनी दूर दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते। सॉलिड्स जो है वो इतना पास क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स जिनसे मिलकर सॉलिड बना हुआ है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा था, इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो उसने उस पार्टिकल को अट्रैक्ट करके अपने पास जितना नजदीक वो ला सकता था उतना नजदीक लेके आ गया। और इतना नजदीक लेके आया कि अब कोई चांस ही नहीं है और पास आने का और नजदीक आने का। बात क्लियर हो रही है? ये सारी बातें आपस में देखिए कैसे जुड़ी हुई हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो एक सॉलिड पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट था, सबसे ज्यादा था, इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया कि अब वो और फर्दर उसको और दो पार्टिकल्स पास नहीं आ सकते। इसीलिए तो कौन सी प्रॉपर्टी अराइज होती है? इनकंप्रेसिबिलिटी। पार्टिकल्स इतने पास आ चुके हैं कि अब वो और पास नहीं आ सकते, इसी को बोलते हैं इनकंप्रेसिबल। सो सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। क्लियर हो रहा है? ये सारी बातें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। ओके, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बारे में हमने बात कर ली। नाउ द लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, जो कि अगेन इन सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिनसे वो मिलके बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स जिन पार्टिकल से मिलके बना है आर वेरी क्लोजली पैक्ड और वेरी क्लोज्ड पैक्ड। ओके, क्लोजली पैक्ड भी बोल सकते हो आप। सॉलिड जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड है कि आप उनको और करीब नहीं ला सकते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसलिए वो इतने क्लोजली पैक्ड है। और इसी से इनकंप्रेसिबिलिटी होती है कि आप उनको और कंप्रेस नहीं कर सकते और एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। राइट? तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है, सॉलिड्स इन पार्टिकल्स के मिलके बना है, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। लिक्विड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। लेस है ना, कंपैरेटिव टू whom?
सॉलिड्स, सॉलिड्स के कंपैरिजन में जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड जिन पार्टिकल से मिलके बना है, दे आर लेस क्लोजली पैक्ड, दे आर नॉट वेरी टाइटली क्लोजली पैक्ड, है ना, बहुत ज्यादा टाइटली पैक नहीं है वो, कंपैरेटिवली टू सॉलिड्स, लिक्विड्स जो है वो कैसे हैं, लेस क्लोजली पैक्ड. ओके, देन कांस्टेंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट. गैसेस में कैसा है, कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब जिन पार्टिकल्स से गैसेस बनती हैं, आर फ्री टू मूव अबाउट, वो पार्टिकल्स फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं रैंडमली, राइट. इसके लिए हम अगेन डेफिनेशन वाले पार्ट पे जाते हैं और हम देखते हैं कि इसके लिए क्या नया नाम है. बेटा ये सारी चीजें नोट करते जाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अभी आती है गैस के बारे में बात जो आई है कि द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट. गैस पार्टिकल्स जो होते हैं, है ना, द गैस पार्टिकल्स कैन मूव freely in the space anywhere. The gas particles can move कर सकते हैं freely, freely मतलब उनके कोई रोक टोक नहीं है, freely in the space anywhere, जो भी स्पेस है वो हमें गैस पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं. इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, देखिए इन्वेंशन और डिस्कवरी दो वर्ड्स हैं. इन्वेंट करने का मतलब होता है कोई नई चीज आपने बनाई है, और डिस्कवर का मतलब होता है कि वो ऑलरेडी नेचर में वो चीज एग्जिस्ट करती थी, प्रेजेंट थी, बस आपने उसको ढूंढा है, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी. क्लियर. तो ये चीज तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी, ये किसी ने नहीं भी ढूंढा, जब से गैसेस बनी तब से वो फ्रीली मूव कर रही हैं, तो इसको डिस्कवर किया था, नॉट इन्वेंट. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने इस बात की सबसे पहले डिस्कवरी की कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं. ठीक है, गैस पार्टिकल्स इतने छोटे होते कि हमको तो दिख नहीं रहे थे, नेकेड आई से हमको दिखते ही नहीं है, तो उनने ढूंढा पहले, उनने इतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स का यूज किया और देखा कि जो कुछ पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स हैं जो हमको यहाँ पर दिखते नहीं है, वो हमेशा एक रैंडम मोशन में, जिगजैग, कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न में रैंडमली कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन उन्होंने क्या बनाई, नोट करिएगा. The gas particles moves randomly मतलब कोई पैटर्न नहीं है कि भाई एक पैटर्न में मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कहीं भी randomly and continuously. कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, ऐसा नहीं कि भाई अब बहुत चल लिया, 10 साल से मैं चल लिया और भी मैं रुक जाता हूँ. गैस पार्टिकल ने बोला कि मैं 10 साल से मूव कर करके थक गया, अब मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं. गैस पार्टिकल्स जब से बने हुए तब से कंटिन्यूअसली, हमेशा रैंडमली मूव कर रहे हैं. क्लियर. द गैस पार्टिकल्स मूव्स रैंडमली एंड कंटिन्यूअसली, लगातार, इन अ irregular पैटर्न. इररेगुलर का मतलब होता है कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई एक डिफाइंड पाथ नहीं कि भाई मैं सर्कल में मूव करूंगा या स्क्वायर में मूव करूंगा, नहीं, इररेगुलर. दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. This is called Brownian motion.
बात समझ में आ रही है? द गैस पार्टिकल्स मूव्स रैंडमली एंड कंटिन्यूअसली, मतलब लगातार, इन अ इर्रेगुलर पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, कोई एक डिफाइंड पाथ नहीं है. दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन इन द ऑनर ऑफ रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन जिन साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की थी, उनके आदर में, उनके ऑनर में हम इसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन. क्लियर? प्लीज इन बातों को नोट कर लीजिए. फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, राइट? बीईसी एंड प्लाज्मा. देखिए हमने देखा अभी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज को देखा. हमने एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में समझा. क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने वो थोड़ा सा ध्यान दिया उस पर. हर एक डेफिनेशंस को देखा जो वहां से अराइज होती हैं इन प्रॉपर्टीज को लेके. नाउ ये जो दो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, इनकी हम जनरली बात नहीं करते हैं, जस्ट नॉलेज के लिए है. इनको हम डिटेल में हायर क्लासेस में देखेंगे. बस एक जस्ट एक हम बेसिक नॉलेज के लिए हम इनको जान रहे हैं कि सबसे एक है प्लाज्मा. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमने समझ लिया. अब है प्लाज्मा. प्लाज्मा कहां फॉर्म होता है? अब प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस. ध्यान दीजिएगा, सॉलिड को हम देखते हैं, हम अभी चारों तरफ हम सॉलिड्स हमको दिख रहे हैं, लिक्विड्स दिखते हैं, गैसेस दिखती हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. लेकिन प्लाज्मा जो है दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. ये पाया जाता है सन में. ठीक है? जब ध्यान से सुनिएगा, किसी गैस को अगर आप इतना ज्यादा हीट कर दो, इतना ज्यादा टेम्परेचर दे दो कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं. गैस बिकम्स आयोनाइज. क्लियर? ये पार्ट हम 10th में देखेंगे. आयोनाइज का मतलब है, ऐसा समझिए कि गैसेस के पास आपने सभी को पता है कि एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बनते हैं. हर एक एटम, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये पार्टिकल्स अलग हैं. सॉलिड पार्टिकल अलग है, लिक्विड पार्टिकल अलग है, गैस पार्टिकल अलग है. लेकिन तीनों ही पार्टिकल किससे मिलके बने हैं? एक एटम से. सॉलिड का एटम अलग है, लिक्विड का एटम अलग है, गैस का एटम अलग है, लेकिन तीनों किससे मिलके बने हैं? एटम से. हम भी किससे बने हैं? एटम से. ह्यूमन सेल्स होते हैं, सेल्स है ना, सेल से हमारी बॉडी बनती है, बायो में हम पढ़ रहे हैं. तो सेल्स किससे बनते हैं? एटम से. क्लियर? अब जब एटम्स के, और हर एक एटम के पास हम देखते हैं 3 पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है? इसको हम ध्यान समझते हैं, ध्यान दीजिएगा. क्लियर बेटा? हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट. प्लीज ध्यान दीजिए. ठीक है? हम आयोनाइज्ड वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करें. आयोनाइज्ड का मतलब क्या है? ठीक है? देखिए, सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, ये तीनों ही पार्टिकल्स, ये तीनों ही मिलके बने हैं एटम से. क्लियर? अब एटम कैसा दिखता है? एटम जो होता है वो इस तरीके का एक स्फीयर है, राइट? जस्ट टेनिस बॉल जैसा, और उसके बीच में होता है न्यूक्लियस. जैसे हमारा ह्यूमन सेल होता है वैसे ही एक स्फीयर है और बीच में क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है? एक एटम जो होता है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है. प्लीज ध्यान से सुनिए. इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा प्रोटॉन, और थर्ड इज न्यूट्रॉन. थर्ड इज न्यूट्रॉन. इन 3 पार्टिकल से कोई भी एक एटम बनता है जिससे कि दुनिया की सारी चीजें बनी है, चाहे वो स्टार हो, प्लेनेट हो, सन हो, हम हो, आप हो, कोई भी, सब हम बने एटम से. क्लियर? लेकिन सर हर एक एटम अलग होता है. सॉलिड का एटम अलग होता है, लिक्विड का एटम अलग होता है, गैस का एटम अलग होता है. आपने सुना कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये अलग अलग जो नाम है, ये अलग अलग एटम्स है. क्लियर? हाइड्रोजन का एटम अलग है, कैल्शियम का एटम अलग है, मैग्नीशियम का एटम अलग है. क्लियर? लेकिन हर एक एटम जो है वो इन 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है. क्लियर? तो फिर हर एक एटम अलग कैसे है? गुड क्वेश्चन.
आपको आया क्या दिमाग में जब मैंने बोला कि हर एक चीज एटम से बनी है और हर एक एटम इन 3 पार्टिकल से बना है, तो हर एक एटम फिर अलग कैसे है? हाइड्रोजन का एटम मैग्नीशियम के एटम से अलग कैसे है? क्लियर? तो उसका आंसर है, सुनिएगा ध्यान से, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो सारे एटम्स में हैं, लेकिन उनका नंबर अलग अलग है। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन, सब में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि व्हाट मेक्स 2 एटम डिफरेंट even when they are made of same particles, electrons, protons and neutrons। 2 एटम अलग कैसे हैं जबकि वो सेम 3 पार्टिकल से मिलके बने हैं? तो आपका आंसर होगा उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, जो एटम को, हर एक एटम को अलग अलग बनाते हैं। क्लियर? ओके, अब आप ध्यान दीजिए, अब हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि आयनाइज, हमारा मकसद याद रखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं हर एक बात को प्लीज पेन पेंसिल्स नोट करते जाइए, बार बार रिवाइंड करके। और मैं अभी आयनाइज वर्ड की हम डेफिनेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यही काम है कि हमने एक एक वर्ड जो लिखा है हमको रट्टा नहीं मारना है, हमको समझना है कि आयनाइज वर्ड का मीनिंग क्या है। क्लियर? बेसिक्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ रहते हैं? देखिए, एटम एक घर है, इस घर में 3 लोग रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो हर एक का अलग अलग कमरा होगा, इलेक्ट्रॉन का कमरा अलग है, प्रोटॉन का कमरा अलग होगा। तो ये जो न्यूट्रॉन्स, ये जो न्यूक्लियस था सेंटर पे, यहां पर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस बाउंड्री पर, ये जो बाउंड्री है, घर की बाउंड्री है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को हम E माइनस करके डिनोट करते हैं, मैं सबके सिंबल आपको बता देता हूं। P को हम P प्लस या सिंपली P से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन को हम N से डिनोट करते हैं, N0 या N। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं, देखो एटम एक पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल का मतलब ऐसा होता है कि सबसे छोटी, टाइनीएस्ट सब्सटेंस। वो किससे बने हैं? एटम से। एटम भी बने हैं, अब एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिस पे नेगेटिव चार्ज है, जो कहीं भी जाएंगे तो अपना नेगेटिव चार्ज साथ लेके जाते हैं, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन्स को हम P प्लस या सिंपली P से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कहीं भी जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अपना लेके जाएंगे। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रॉन शब्द आया न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो हम N0, कोई चार्ज नहीं इसलिए 0 लिख देते हैं कई बार, या सिंपली N से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? ये 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं और ये कहानी है। तो अगर हम अब आप बात आ रही है कि आयोनाइज गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, ये हमको थोड़ा बेसिक बताना आपको जरूरी था। क्लियर? अब देखिए क्या होता है, ये बात आपने ऊपर की नोट कर ली है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं जिनसे हम सारी किससे बनते हैं? एटम से। अब देखिए आयोनाइज गैस कैसे बनती है। जब एक एटम, किसी एटम को आप बहुत ज्यादा हीट देते हो, सुपर हीट देते हो, सुपर हीट मतलब बहुत ज्यादा हीट देते हो, नियरली समझिएगा 2000 डिग्री सेल्सियस सपोज मैंने टेम्परेचर दिया किसी एटम को, तो क्या होगा? वो जो एटम होगा, देखिएगा बात समझिएगा, हम ये जब चैप्टर समझ रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स चीजें तो पता है कि जब आप किसी पार्टिकल को हीट देते हो, आप ऐसा इमेजिन करिए एक कमरा था, वहां पर अभी 3 लोग थे। अब मैंने क्या किया, उस कमरे का एसी बढ़ा दिया, है ना, टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब एसी मैंने ऑन कर दिया, टेम्परेचर मैंने कम कर दिया। तो अभी वो 3 लोग जो पहले दूर दूर बैठे थे, अब क्या करेंगे? पास आके बैठ जाएंगे, एक दूसरे की वार्मथ को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि
उनको ठंड लग रही है। एक कमरा था, उसमें 3 लोग थे, मैंने क्या किया, एसी ऑन कर दिया, टेम्परेचर मैंने डिक्रीज कर दिया उस कमरे का, तो क्या होगा, उन तीनों पार्टिकल्स को भी ठंड लगेगी और वो पास आएंगे। तो अगर आप सेम फंडा अप्लाई होता है इन पार्टिकल्स में। अगर आप किसी टेम्परेचर, किसी भी पार्टिकल को ठंडे एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो वो क्या होगा, फिर वो किसी दूसरे पार्टिकल को ढूंढेगा और उसको अपने पास ले आएगा। सो पार्टिकल्स कम क्लोजर एट लोअर टेम्परेचर्स। टेम्परेचर कम करने पर पार्टिकल्स करीब आते हैं। और उसी कमरे में मैंने भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, गर्मी हो गई अभी, ठीक है, पंखा एसी मैंने सब बंद कर दिया, अभी गर्मी हो गई, तो वो पार्टिकल्स अभी और दूर दूर जाएंगे। यार बहुत गर्मी हो रही है भाई, तू दूर हो जा, भाई तू दूर हो जा, ऐसा बोलेगा। वैसा ही तो आप जितना भी हीट दोगे तो पार्टिकल्स और दूर दूर जाएंगे। वही चीज होती है इनके साथ। एटम था इस तरीके का, जब आपने इसको क्या किया, सुपर हीट दी, बहुत ज्यादा हीट दी, तो क्या हुआ, ये जो बाउंड्री पर सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसको, इस एटम को छोड़ के चले गए। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स लीव द एटम, इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के चले गए। और जब इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के चले जाते हैं तो जो बाकी पीछे बचता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइज्ड गैस। और इसी को क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड गैस या आयोनाइज्ड एटम। बात क्लियर हुई क्या? बात समझ में आई? ठीक है, तो प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड का मतलब समझ गए, आपने गैसेस को इतना ज्यादा हीट दिया कि उसके इलेक्ट्रॉन्स उसको छोड़ के चले गए, जो पीछे रह गया, जो पीछे बचा, उसको हम बोलते हैं आयोनाइज्ड। ठीक है, सिमिलरली गैस से बना है ना, सिंस ये गैस से बना है इसीलिए आयोनाइज्ड गैस। गैस को हीट देने से प्लाज्मा फॉर्म हुआ, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, आयोनाइज्ड गैस। नाउ कम्स बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैंने आपको बता चुका हूं इसके बारे में थोड़ा लास्ट क्लास में। बोस, सत्येंद्र नाथ बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनने इसकी डिस्कवरी को इनिशिएट किया, स्टार्ट किया सत्येंद्र नाथ बोस। आइंस्टाइन के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके इन दोनों ने मिलकर डिस्कवरी की। और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ये दोनों अकेले नहीं थे, बहुत सारे जूनियर साइंटिस्ट भी होते हैं, सब ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की। मेन थे सत्येंद्र नाथ बोस एंड आइंस्टीन। तो इसलिए इनके नाम को इस पार्टिकल के नाम में इंक्लूड किया गया। अब बीईसी इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। बीईसी एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो अराइज होता है, जन्म लेता है, कब, वेरी लो टेम्परेचर। ये कैसा था, वेरी हाई टेम्परेचर देने पे। गैस को जब बहुत हाई टेम्परेचर दिया, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, तो फॉर्म हो रहा है प्लाज्मा या आयनाइज्ड गैस। उसका अपोजिट, जब आप सॉलिड्स को और ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो है, अभी जो जिस एटम्स, अभी तो हम समझ चुके हैं कि पार्टिकल्स मतलब क्या था अब तक। पहले जो इंटर पार्टिकल्स, वो सारे पार्टिकल बोल रहे थे, वो पार्टिकल्स क्या है, एटम्स। ठीक है, क्योंकि सब तीनों चीजें किससे मिली हैं, मिलके बनी है, एटम से। क्लियर? सॉलिड भी एटम से बना है, लिक्विड भी, और गैस भी एटम से बना है। तो इन पार्टिकल्स को, सॉलिड को जब आप बहुत ज्यादा कूलर टेम्परेचर्स पे रख देते हो तो बीईसी नाम का एक पार्टिकल जन्म लेता है। क्लियर? अब प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने इनको समझ लिया, राइट? हमने इन पार्टिकल्स को, इन डेफिनेशंस को समझ लिया। नेक्स्ट, अ प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। प्लाज्मा एक सब्सटेंस है जो आपको पता है आयनाइज्ड गैस कैसे फॉर्म होता है, हमने अच्छे डिटेल में देखा। अब देखिए उनकी एक प्रॉपर्टी है, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का एंड हीट का, एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के उसको एटमॉस्फेयर में रख देते हो, ऐसा एक एटमॉस्फेयर में रखते हो जहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो
जो प्लाज्मा है पहले सीधे सीधे जा रही थी, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी वहां पर सॉलिड नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो प्लाज्मा क्या करेगी, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। क्लियर? तो उसको बोलते हैं कि प्लाज्मा को मैग्नेटिक फील्ड का असर हो गया, इन्फ्लुएंस हो गई, इफेक्ट हो गया। क्लियर? प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड से वो अफेक्ट हो जाती है। क्लियर? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बीईसी है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीईसी। द साइंटिस्ट हु वर्कड विथ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन 1995। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, मैंने आपको बताया कि सत्येंद्रनाथ बोस, एसएन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन ने काम किया था इस पर मेनली, लेकिन उनके साथ बहुत सारे जूनियर साइंटिस्ट भी थे। सबको, जिन जिन साइंटिस्ट ने उनके साथ काम किया था, दे रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज मिला था इन 1995। दीज ईयर्स एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इनको याद रखते जाइए। चलिए, हमने इसको समझ लिया, अभी इन पॉइंट्स को भी समझ लिया। नेक्स्ट, प्लाज्मा like gases have indefinite shape and indefinite volume. प्लाज्मा किससे बना है? गैसेस से। तो उसका बिहेवियर, प्रॉपर्टी कैसी होगी? अपने फादर जैसी, पेरेंट जैसी। प्लाज्मा किससे बनी है? गैस से। तो वैसे ही जैसे गैसेस का कोई फिक्स शेप या फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, वैसे ही प्लाज्मा का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स जैसा बिहेव करता है बच्चा, वैसे ही। क्लियर? तो एग्जांपल क्या है? आयनाइज्ड गैस, हमने वो डिटेल में देख लिया है। इन बीईसी, क्लियर, हमने इसको समझ लिया। इन बीईसी स्टेट द पार्टिकल्स आर रियली क्लोज टू ईच अदर, इवन क्लोजर देन एटम्स इन अ सॉलिड। बीईसी स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा पास आ जाते हैं कि एटम से भी ज्यादा पास। अभी आप बात ध्यान समझिएगा, एक एटम था, एक बाउंड्री थी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब बीईसी स्टेट फॉर्म होता है तो ये दो एटम्स भी जो हैं वो इतने करीब आ जाते हैं कि जो बाउंड्रीज हैं वो मर्ज होने लगती हैं। देखो, ये दो बाउंड्रीज थी, ये एक एटम था, एटम 1, एटम 2। बीईसी स्टेट का मतलब क्या है कि आपने सॉलिड्स को इतना ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर दिया कि वो पार्टिकल्स बहुत पास आ गए। अभी हमने बात की, तो अगर आप ठंडा एटमॉस्फेयर दोगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे। जितना ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर दोगे उतना ज्यादा पास आएंगे, जितना ज्यादा गर्मी दोगे पार्टिकल्स उतना दूर जाएंगे। तो बीईसी कैसे फॉर्म हुआ? जब हमने सॉलिड को बहुत ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर दिया, तो पार्टिकल्स आर रियली क्लोज टू ईच अदर, इवन क्लोजर देन एटम्स इन अ सॉलिड। सॉलिड में जितने एटम्स प्रेजेंट थे, जो हमने देखा था सॉलिड का स्ट्रक्चर, उससे भी ज्यादा पास आ जाते हैं। किसमें? बीईसी में। ध्यान दीजिए, ये जो बाउंड्रीज थी ये भी मर्ज हो गई, ये एक दूसरे में ओवरलैप हो गई। बाउंड्रीज कैसी हो गई? ओवरलैप। क्लियर हुआ? तो बीईसी स्टेट में क्या होता है, एटम्स इतने पास आ जाते हैं कि उनकी बाउंड्रीज ओवरलैप करने लगती हैं। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस के और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन पार्ट, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है कि मैटर सराउंडिंग अस, वो मैटर जो हमारे चारों तरफ है, उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात से मैं ये लेक्चर को फिनिश करता हूं, हम रैप अप करते हैं। कुछ जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और कुछ हम लैब में बनाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस हमने नेचर में एग्जिस्ट करता है कि हमने लैब में बनाया। सॉलिड्स आपके चारों तरफ है, लिक्विड आपके चारों तरफ है, और गैस भी आपके चारों तरफ प्रेजेंट है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, दीज आर नेचुरली अकरिंग स्टेट ऑफ मैटर। नेचुरली अकरिंग स्टेट ऑफ मैटर मतलब ये नेचर में अपने आप पाए जाते हैं, किसी ने, इंसान ने, मैन ने इसको नहीं बनाया है। वैसे ही प्लाज्मा पाया जाता है स्टार्स में, तो प्लाज्मा को भी मैन ने नहीं बनाया है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो नोट कीजिए, बस ये लास्ट पॉइंट है, नेचुरली अकरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। नेचुरली अकरिंग स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन से हैं? पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, थर्ड गैस, एंड फोर्थ इज प्लाज्मा।
ये 4 स्टेट्स जो है ये नेचर में अपने आप अकर होते हैं, इसको किसी मैन ने, इंसान ने नहीं बनाया है। क्लियर? फिर है आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियली कहां पे बनाते हैं? साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हम कहां पे करते हैं? लैब में करते हैं। तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट ऑफ मैटर लैब में कौन सा है? बीईसी। ये जो बीईसी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये बहुत कम देखा जाता है यूनिवर्स में, बहुत ही कम देखा जाता है। ऐसी जगह जो सन से बहुत दूर है। सन क्यों? हीट का सोर्स है। हीट से हम जितना दूर जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर कितने कूल होते जाएंगे। तो ये वहां पर एग्जिस्ट करता है बीईसी, जहां जो सन से, ऐसी जो जगहें जो सन से बहुत दूर हैं। क्लियर? तो ये नेचुरली अकर नहीं होता, लेकिन है ना, और अर्थ पे हम इसको आर्टिफिशियली लैब में क्रिएट कर सकते हैं, प्लाज्मा बीईसी को। बात समझ में आ गई? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा आर नेचुरली अकरिंग है। नेचर में हमको पता है, यूनिवर्स में जितना हमने एक्सप्लोर किया है वहां पर हमने इनको देखा है। लेकिन बीईसी बहुत दूर दूर यूनिवर्स के जो कॉर्नर्स हैं, जहां पर सन नहीं पहुंच पाता, वहां है ना, बहुत सारे स्टार्स हैं जो हीट प्रोवाइड करते हैं। सन इज अ स्टार, यू नो। तो वहां पर बीईसी पाया जाता है, और इन अर्थ पे हम लैब में बीईसी को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए बच्चों, आज तो हमने काफी इंपॉर्टेंट बातों को देखा है। प्लीज इस वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके देखिएगा, एंड आई होप आपको सारी बातें समझी होंगी। थैंक यू वेरी मच।